अब आइए मैं आपको आगे लिए चलता हूं। अभी जब नदीम साहब ने नौजवान का जिक्र किया तो उधर से जो आवाज आई और जिस शिद्दत के साथ इनकार हुआ कि ये अब दोबारा मत कहिएगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक इंतशार भी हुआ कि लोग इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि हमारी बहुत सारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कि सिर्फ महिलाएं उम्र को लेकर बड़ी हसास होती हैं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं। पता चला कि मर्द भी उम्र के मामले में उतने ही सेंसिटिव होते हैं। मुझे एक वाकया याद आ गया। हमारे बुजुर्ग शायर, बहुत बड़े शायर उर्दू के, जोश फलियाबादी, वो किसी महफिल में थे। एक कमसिन शायरा ने ये कहा कि हमारे बुजुर्ग जोश फलियाबादी साहब तशरीफ रखते हैं और उन्हें शायद आपसे भी ज्यादा बुरा लगा, और उसी वक्त उन्होंने रुबाई के 4 मिसरे कहे और पढ़े। सुनिए एक बड़े शायर के 4 मिसरे, और आपकी नजर कर रहा हूं कि 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यारब, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, नाचीज को ये दिन न दिखाना यारब। मैं चाहता हूं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत से गुजारिश करना, हिंदी उर्दू दोनों मंचों पर बहुत से ऐसे शायर और कवि हैं जो अपने अपने मंचों पर मकबूल हैं, लेकिन दूसरे मंच यानी हिंदी के कवि को मुशायरों में और मुशायरे के शायर को कवि कविता के मंच पर कम जानते हैं लोग। बहुत सारे शायर हैं, लेकिन कुछ ही नाम ऐसे हुए हैं जो हिंदी कवि सम्मेलन से ताल्लुक रखते हैं और मुशायरों में उतनी ही मकबूलियत रखते हैं। मुशायरों में के मकबूल शायर हैं और कवि सम्मेलन में उसी तरह मकबूलियत रखते हैं। उन्हीं में से एक बहुत मोहतरम नाम, जिसने हिंदुस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और लंदन तक जितनी हिंदी और उर्दू की बस्तियां हैं वहां पर इन दोनों जबानों के बीच एक मजबूत पुल का काम किया है। एक विश्व विख्यात बल्कि कुख्यात हास्य कवि, मैं उन्हें बड़े ही इज्जत, बड़े ही एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं। 4 दहाइयों से हमें गुदगुदा रहे हैं, हमारे होठों को मुस्कुराहटें तकसीम कर रहे हैं। इज्जत माफ सर्वेश अस्थाना जी के हुजूर मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी रचनाओं से नवाजें। इतना सन्नाटा क्यों है? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, सच में हो रही है, भगवान के संबंध घबराहट हो रही है। जिंदगी में पहली बार जज साहब, डीएम साहब, एसपी साहब सामने बैठे हैं और मुझे कविता पढ़नी है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता है और घबराहट है। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए तो मेरा काम चल जाएगा। मैं तो मतलब क्या बताऊँ, उसमें समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। अच्छा, मुझे उर्दू आती नहीं है, हिंदी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों जुबान नहीं आती हैं, इसलिए मैं इन दोनों जुबानों में बहुत मकबूल हूँ। क्या बहुत पसंद हूँ। तो मुझे उर्दू आती ना हिंदी आती। मैं उर्दू का प्रेमी हूँ और हिंदी का बेटा हूँ। वाह, बस ये मेरी पहचान है। एक बात तो यहाँ से तो हुई कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। आप लोग बिल्कुल फ्री हो, हम लोगों को सुनने के लिए आधी रात तक बैठे हैं। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। नेहरू साहब को देख के, जज साहब को देख के मुझे मेरे पिताजी याद आ गए। पिताजी, एसपी साहब आपको देख के पिताजी याद आ गए। मैं 80s की बात है, मेरे पिताजी चाहते थे, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ आज तक बोला नहीं। अच्छा, पूर्व मंत्री बैठे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या? पिताजी चाहते थे कि मैं IAS अफसर बनूं। हर बात यही चाहता है। वो शुरू में चाहता है कि बेटा IAS बन जाए, फिर लास्ट में चाहता है कहीं क्लर्क ही बन जाए। तो पिताजी चाहते थे मैं IAS बनूं। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, आपको थोड़ा खोलना चाहता हूँ। चाहते थे IAS बनूं, तो मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया। उसकी मार्कशीट तो आई, लेकिन नंबर वही रह गए। एक नंबर मुझे नहीं मिला, बिल्कुल भगवान का एक नंबर नहीं मिला।
तो बड़े परेशान पिताजी, हम बोले कि ये नाक कटवाएगा, खानदान की इसको घर से निकाल देंगे हम अगर ये नहीं कुछ बना। तो मदर हमारी बहुत अच्छी थी, हमेशा माएँ अच्छी होती हैं बाप की तुलना। तो माँ ने कहा कि अभी क्या पहला अटेम्प्ट है, भी उसके पास 3 अटेम्प्ट हैं और जो तो 2 और दिए उनमें भी माइनस में मार्क्स आए। पिताजी बिल्कुल फाइनल है कि इसको निकाल देंगे घर से। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ ताहिर सर। तो मदर ने कहा इसको और मौका दो, बोले बोलता बहुत अच्छा है तो इसको ऐसा करो कि टीचर बन जाए तो प्रिंसिपल बन जाएगा। दिनेश शर्मा जी बैठे प्रिंसिपल हैं। मैंने बीएड किया, कई स्कूलों में मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन वो टेस्ट क्लास लेते हैं उसी में मैं पास नहीं हो पाया कभी। मैं टीचर तक नहीं बन पाया, प्रिंसिपल तो दूर। पिताजी और नाराज, उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। मदर ने कहा एक और मौका दो। बोले ठीक है, बोलता होता अच्छा है, पढ़ने में तेज है तो इससे कहो वकालत करे। मैंने जज साहब LLB किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, मास्टर्स ऑफ लॉ किया और उसके बाद मैं कचहरी में 3 महीने बैठा रहा। एक आदमी पर्चा तक लिखवाने नहीं है। बिल्कुल भगवान कसम सच कह रहा हूं, झूठ कभी नहीं बोला। तो पिताजी बिल्कुल फाइनली वो हो गए कि इसको निकाल ही देंगे। माँ ने कहा कि एक मौका और इसको दिलाओ, पुलिस में भर्ती हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा लंबाई कम भी ली जाती है, यहाँ तो पंजाब में ज्यादा लंबी डील वाले लिए जाते हैं इसके साथ, हमारे यहाँ थोड़ा कम लंबे, हमारे टाइप भी चल जाते हैं। हम आ गए तो वजन में फेल हो गए, वेट मेरा नहीं। अब बिल्कुल एकदम फाइनल पिताजी कि निकाल दो घर से। अच्छा, हमारे जमाने के पिता डायरेक्ट कुछ नहीं कहते थे, माँ के थ्रू कहलवाते थे। मदर आई हमारी, बोले भैया बाबूजी कह रहे हैं कि कल से घर छोड़ देना, दिखाई न पड़ना नहीं तो गोली मार देंगे। फिर उनकी ममता जगी, बोली जाओ उनके पैर पकड़ लो, हो सकता है तुमको माफ कर दे, आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं। तो मैं उनके पास गया, पिताजी के पास। हमने कहा पिताजी हमको एक मौका दे दीजिए, मैं इन जजों से, इन IAS अफसरों से, इन IPS अफसरों से, इन प्रिंसिपलों से सबसे ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज ऊपर खड़ा हूं, सब नीचे बैठे, सब नीचे बैठे, सब नीचे बैठे। आज जाके मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर पाया हूं, इसलिए एक बार जोरदार ये मेरी तारीफ में कह रहे थे कि मैं अमेरिका भी गया, लंदन भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया। आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, ना वीजा देखेंगे। हम कभी और शायद इसी तरह खूब विदेश जाते हैं। क्या करें, इसी तरह खूब विदेश जाते हैं। ताहिर फराज साहब हैं, 50 देशों में हो आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। क्योंकि मैं हिंदी उर्दू दोनों में हूँ तो मैं 55 देशों की यात्रा कर रहा हूँ, 55 कंट्रीज। भगवान कसम सच कह रहा, झूठ नहीं बोला, आज तक झूठ नहीं बोला। और 56वें देश में प्रिंसिपल साहब मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था। 56वें देश में मेरा हवाई जहाज लैंड करने ही वाला था, बस लैंड करने ही वाला था कि बिलाल ने हमें जगा दिया, बोले भैया उठो पठानकोट आ गया। तो तुम पहले हंस गए, तुम थोड़ा पहले हंस गए, तो मेरी बात दब गई। तो पठानकोट आ गया। एक बार भगवान ने कहा कि जाओ दुनिया का सबसे बड़ा झूठा लेके आओ, सबसे बड़ा झूठा लेके आओ। तो देखो हिंदुस्तान जाना, और कहीं झूठे मिलते नहीं। तो हिंदुस्तान आया, संसद भवन में गया। मैं बस 2-1 मिनट आपको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कविता सुनाता हूँ। हिंदुस्तान में आया, संसद भवन में गया, बहुत झूठ बोला जा रहा था, पीछे बैठा चुपचाप सुनता रहा, उसको मजा नहीं आया झूठ में। वहां से उठा, थाने में गया, वहां भी झूठ बोला जा रहा था, लेकिन उसको वहां भी मजा नहीं आया। DM के बंगले में गया, उस ऑफिस में गया, वहां भी झूठ बोला जा रहा था, वहां भी मैडम उसको मजा नहीं आया। थक गया दिन भर, तो एक जगह मुशायरा चल रहा था, वहां पीछे चुपचाप बैठ गया, और जैसे मुशायरा खत्म हुआ संचालक को लेके चल दिया, नाज़िम को
लेके पहुंचा यमराज के सामने। इतना भी हसरत मना नहीं किया है तो लेके चल गए। यमराज ने कहा ले आए सबसे बड़ा झूठा। बोले हाँ भगवान ले आए। कौन है ये मुशायरे का नाजिम है यानी संचालक है। तो यमराज नाराज हो गए। बोले क्या बेवकूफी बात है, शायर तो सच्चाई बोलते हैं, कभी सच्चा बोलते हैं, तुम ये ले आए। तो जो यमदूत ने जवाब दिया है उसको मुस्कुरा के आपके आमंत्रित करता हूं। यमराज बोला, तो यमदूत बोला महाराज संसद में झूठ बोला जा रहा था, थाने में झूठ बोला जा रहा था, कचहरी में झूठ बोला जा रहा था, लेकिन सब जगह स्वार्थ की वजह से बोला जा रहा था। लेकिन ये एक निरीह प्राणी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भागीदारी प्राप्त कर जाता था। तो एक बार शायरी का हाथ से बैठकर बहुत बड़ा नाम। जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है अगर आगे आ जाए तो और अच्छा रहेगा। हमारे बीच में मत आइए, हमारे बीच में वही बैठे रहिए। जब नाजिम बोले तब आप उठिएगा, नहीं तो हम बोर हो जाएंगे। जी हम लखनऊ के हैं, लखनऊ नजाकत नफासत का शहर है। ये हमको छेड़ते बहुत है। ये रायबरेली में रहते हैं, राहुल गांधी जहाँ से जीत रहे हैं इस बार भगवान को सब जीते और जीते हैं। राहुल गांधी वहां से जीते हैं और वहीं से जीते हैं। तो जो है सही ये बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या बात करने जा रहा था मैं भूल ही गया, चलो छोड़। तो ये हाँ इन्होंने एक दिन काम से छेड़ते हुए बोले सर्वेश भाई ये बताइए आप लखनऊ में रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लखनऊ में रहता हूँ। बोले आपके यहाँ तो मतलब बहुत तहजीब है सब कुछ। हमने कहा बिल्कुल लखनऊ तो लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ, आसमां की क्या है ताकत जो छुड़ाए लखनऊ। बोले अच्छा ये बताइए कि लखनऊ में अगर एक बल्ब लगाना हो तो कितने आदमी चाहिए। बेसिकली ये सवाल गलत है। दुनिया भर में एक आदमी एक बल्ब लगा देता है, लेकिन ये हमको छेड़ रहे थे। बोले बताइए एक बल्ब लगा। मैडम बिल्कुल सच्ची घटना है। तो हमने कहा देखो लखनऊ में बल्ब लगाने के लिए 40 आदमियों की जरूरत पड़ती है। बोले 40 आदमियों की कैसे। हमने कहा एक आदमी बल्ब लगाता है, बाकी लोग कहते हैं वाह वाह क्या बल्ब लगाया है, तो एक बार क्या बल्ब लगाया। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। थोड़ी बाबा करिए। हाँ आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मुशायरे में वाहवाह की जाती है, कभी सम्मेलन में थोड़ी तालियां बजाई जाती हैं। तो मैं चूंकि हिंदी मंच का व्यक्ति हूँ, तो जब आपको कोई पंक्ति अच्छी लगे तो भी ताली बजा दीजिएगा, आप खुश हो जाएंगे। ना अच्छी लगे तो भी बजा दीजिएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। दोनों को खुश होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि महाजन साहब ने बहुत अच्छा बल्ब लगाया है। क्या अच्छा है, बहुत अच्छा बल्ब लगाया है, बहुत अच्छा। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। हम सवेरे क्या हैं, हम कमल साहब और संचालक महोदय तीनों लोग एक साथ आए थे पठान, वहाँ से अमृतसर एयरपोर्ट से आके रिजॉर्ट में रुका हूँ कोरल रिवर में। इतनी बढ़िया नदी है कि उसमें कूद जाने का मन करता है। नहीं हमको अगर तैरना ना आता होता तो जरूर कूद जाता। कितनी बढ़िया नदी। हमें आज पहली बार मुझे पता चला, खुद महाजन साहब ने बताया कि इस नदी के नीचे फर्श है, वहाँ पत्थर नहीं है, फर्श है। मैं सवेरे से परेशान हूँ, कौन मिस्त्री पानी में घुस के सीमेंट डाल रहा है। मैं सवेरे से परेशान हूँ, मुझे ये कोई नहीं बता पाया कि घुसा कौन था वहाँ और सीमेंट वहाँ रुकी कैसे। लेकिन ये हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वाह। पंजाब बहुत आया हूँ अपने काम से, अपनी नौकरी की वजह से। जितनी मेहमान नवाजी मैंने पंजाब में देखी है, यूपी वाले बुरा न माने, उतनी मेहमान नवाजी मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी।
ये बिल्कुल जान निकाल कर रख देते हैं। अब बात न मानो तो जान निकल भी जाती है। मैं चंडीगढ़ गया, अरे दादा रे, भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ नहीं बोलते कभी। मुझे इतनी बड़ी लस्सी का गिलास दिया, कम से कम 3 लीटर दूध की लस्सी। और मेरा शरीर, अब वो जो पापा जी थे वो अब मुझे कहे पी ले बेटा। अच्छा मुझे पंजाबी भी नहीं आती, वो पंजाबी में कुछ कह रहे थे, हम समझ ही ना पाए। थोड़ा सा पिया, पेट भर गया हमारा। वो फिर कुछ कहे, बाद में पता चला वो कह रहे थे छोड़ दो। पूरा गिलास लस्सी पीना पड़ा, बाद में मालूम चला कि छोड़ दो। ऐसे होता है कभी कभी सर। प्रिंसिपल साहब आप तो अध्यापक रहे हैं, अब रिटायर हो गए, पता नहीं क्यों हो गए, जबकि यंग बहुत लग रहे हैं आप। तो ऐसे हो जाता है, लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं। तो हमारे मैं लखनऊ में रहता हूँ, गोमती नगर एक अच्छा मोहल्ला है। एक चाइनीज आदमी आया, वो किसी कंपनी में, एक सीएल कंपनी है कंप्यूटर की, वहाँ ज्वाइन किया। बिल्कुल सच्ची घटना। तो उसने मेरे घर के पड़ोस वाला घर किराए पे लिया और सिंगल मैन था। एक दिन मैं कवि सम्मेलन से लौटा तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। हमने भाई से पूछा क्या हुआ? बोले जो चाइनीज थे भाई साहब, उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, आप जाइए देखाइए। बिल्कुल सच्ची घटना। तो मैं वहाँ गया, देखा कि अस्पताल में लेटे हुए हैं बेड पे, खून चल रहा है, ग्लूकोज चल रहा है, नर्सेस परेशान हैं, डॉक्टर हैरान हैं। मैं गया उनके पास में, उनके मत्थे पे हाथ रखा, हमने कहा घबराइए मत, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसको हिंदी नहीं आती थी, हमें चाइनीज नहीं आती थी। बिल्कुल भगवान कसम सच्ची है। तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने कुछ चाइनीज भाषा में कहा, चीन चाय चूचे चाय चे। उसने कुछ कहा तो हम समझे शायद कह रहा है कि हमको बहुत कष्ट है। ओपन साहब बिल्कुल सच्ची घटना है। हमको लगा शायद कह रहा बहुत कष्ट है। हमने कहा परेशान मत होइए, ये अस्पताल बहुत अच्छा है, यहाँ सब ठीक हो जाते हैं। उसकी और चेहरा लाल हो गया, आंखें और बाहर आने लगी, बोलने में दिक्कत होने लगी। फिर उसने कहा चिंचे चूचे चाय चे। हमने कहा भगवान बहुत कारसाज है, तुम्हें ठीक कर देगा। उसने फिर कहना चाहा चिंचू और बीच में मर गया। अब मैं बड़ा परेशान, आखिर ये कहना क्या चाहता था, मैं इसकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर चाइनीज डिपार्टमेंट में वहाँ पढ़ाई जाती है। वहाँ के प्रोफेसर साहब से कहा, मैंने कहा हमारे पड़ोसी थे, मरते समय कह गए चेन चेन चूचे चाय चे, मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब की आंखें निकल आई, उनका चेहरा लाल पड़ने लगा। बोले क्या कहा, फिर से बताओ। मैंने फिर बताया कि मरते समय कह गया चिंचे चूचे चाय चे। तो उन्होंने अर्थ बताया और आप ताली बजा देना, इसलिए कई भाषाएं सीखना आप लोग। उन्होंने कहा चिंचे चूचे चाइचे का अर्थ है, अबे ऑक्सीजन के पाइप पर से पैर हटा नहीं तो मर जाना। तो आपको मैंने खोला, मैं की कुछ बात करता हूँ आपके सामने। मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ में विधानसभा मार्ग है। आपने अमृतसर में भी विधानसभा मार्ग होगा क्योंकि वो कैपिटल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पठानकोट में विधानसभा मार्ग नहीं है क्योंकि ये राजधानी नहीं है। विधानसभा मार्ग, अब आप हमारे शब्दों के साथ जुड़िएगा, मुश्किल से 5-7 मिनट आपके साथ रहने वाला हूँ। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वाह, ये व्यंग्य की भाषा थी, आप लोग समझ। वाह। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई शायर, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई नेता, कभी कोई IPS, कभी IAS। अभी जब लोकसभा इलेक्शन था उसके 2 महीने पहले मैं गुजर रहा था तो एक गिरगिट हमको मिला। गिरगिट आप लोग जानते हैं? गिरगिट से मैंने बातचीत की, सर सुनिएगा, व्यंग्य की भाषा और आपकी शिरकत। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर, लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं
अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं, यानी द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं। गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अब आपकी तालियां तैयार हों। अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप। आप कभी सोचो तो ज्यादा बदली हुई परिस्थिति मिली। एक और बनी की छड़कर सुनाता। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। बदली हुई परिस्थिति। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? इस पर वो बोली, अस्थाना जी, ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फाँका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका। देखिए, आपको संख्या में कम है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। जब पूरा हाल ये खचाखच भरा होता, तब मुझे ये महसूस होता कि जैसे मैं कौरवों के सामने कविता पढ़ रहा हूँ। अब आप लोग संख्या में कम है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पांडवों के सामने कविता पढ़ रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा शामिल होइए और इस महाभारत के युद्ध को जीत लीजिए। जिस कविता के लिए इन्होंने कहा 2 मिनट की कविता है। मैं फ्रेंच कट रखता हूँ, डॉक्टर दविंदर जी भी रखते हैं। इनका पता नहीं इस फ्रेंच कट रखने से क्या लाभ है, क्या फायदे हैं इनको, लेकिन हमें पता है क्या फायदे हैं। मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं क्लीन शेव रहूं, और मेरी साली चाहती थी कि मैं दाढ़ी रखूं। इस बात को ताली कर सकती थी, लेकिन सबके आंसर आए हैं, तो क्या करें? मैंने मत घुमा सकता, मैं क्लीन शेव रखता था। जल्दी से कविता, जल्दी से मानन साहब, जल्दी से कविता खत्म कर देते। बहुत अच्छी कविता जीवन की। तो मैं क्लीन शेव रहता था। हम 10 भाई बहन हैं, वास्तव में 10 भाई बहन हैं। हम लोग उस टाइम के 10 भाई बहन हैं जब हमें अंग्रेजों से लड़ना था। देखिए, आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो सटायर वो चीज है जो ट्यूबलाइट की तरह होता है, और जो हास्य है वो बल्ब जलने की तरह होता है। स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, आपने चुटकुला सुना, ठाके लगा दिया, काम खत्म। लेकिन सटायर वो होता है कि जब आप वो ट्यूबलाइट ऑन करके थोड़ा पक पक करते, फिर वो रोशनी देती, तो आप बहुत सेंसिटिव और अटेंटिव होकर के सुनिएगा। तो हम 10 भाई बहन उस जमाने के हैं जब अंग्रेजों से लड़ना था, तो 10 भाई बहनों की जरूरत थी। आज हम 1 हैं या 2 हैं, क्योंकि हमें महंगाई से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है। वो 10 भाई बहनों के साथ नहीं लड़ा जा सकता, वो कम भाई बहनों के साथ ही लड़ा जा सकता। हमारे पिताजी की एक ही समस्या, हमारे पिताजी की एक ही समस्या, 9 भाई बहनों की शादी हो गई थी। बिल्कुल सच्ची बात है, भगवान ने सच्ची। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो इस समय 80 साल की है। मेरे ख्याल से महाजन साहब से भी बड़ी है। मतलब अगर ये मेरी बहन होते तो दूसरे नंबर की बहन होती। थोड़ा आनंद लिया जा सकता है। मेरे पिताजी की बड़ी समस्या कि मेरी शादी नहीं कर पारी, मैं क्लीन शेव रहता था। हैंडसम तो मैं आज भी हूँ, लेकिन तब मैं ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। कोई ससुर आता ही नहीं था, कोई ससुर नहीं आता था। एक आया, उसने हमको देखा, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान ने सोची, हमको देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा, वैसे क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है।
मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली, दूसरा है वो भी चल लिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया कि लखनऊ में मुशायरा, ताहिर बड़ा साहब आए हुए थे, कमल हाथी साहब आए हुए थे, खुर्शीद हैदर साहब आए थे, ये 3 लोग आए हुए थे और मुमताज आई हुई थी। तो ड्राइंग रूम में हम लोग घर का खाना खाने अपने साथी शायर कवि के घर चले जाते हैं, जिससे घर का बना हुआ मिल जाए। तो ये लोग बैठे थे, मुमताज तो अंदर चली गई भाभी लोगों के पास, ये लोग बैठे थे। ताहिर भाई कम बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। खुर्शीद भाई को जब मौका लगता है तब बोलते हैं। कमल हमारे छोटे भाई जिससे हम ज्यादा बोल लेते हैं, मौका पड़ता है। तो ताहिर बड़ा साहब ने पूछा चाचा जी क्या बात, आप इतना दुखी क्यों हैं? मुंह लटकाए बैठे पिताजी हमारे। तो पिताजी बोले कि ताहिर साहब किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो मैं गंगा नहा लेता। अच्छा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा या बुरा काम जब कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम। खुर्शीद हैदर साहब चुपचाप बैठे पिताजी को देखते रहे। तब तक कमल भाई बोले, मैंने ये तब तक सेलेक्ट हो चुके थे इसमें, पुलिस में। उन्होंने कहा ताऊ जी ऐसा करिए कि सर्वेश भैया का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दीजिए, शादी का विज्ञापन, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट निकाला गया प्रिंसिपल साहब। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। 2882 हो गया। अब हम वो तुम्हारा हुआ होगा मेरा हुआ नहीं था। तो 82 साल छप गए। अब मैं निश्चित हो गया कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मेरे लिए कोई प्रपोजल नहीं आएगा, मुझे कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए, बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो जब साहब मैंने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। उनकी उम्र 80 साल थी। मैंने मन ही मन पिताजी से पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? उसी तरह बता बनी थी। थोड़ी सी ताली बजाइए बस। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, यानी मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। वर्णन मतलब डिस्क्रिप्शन। मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। तो निविदा सूचना को टेंडर नोटिस कहते हैं। यहाँ हिंदी में अखबार छपता नहीं होगा, अंग्रेजी का छपता होगा, टेंडर नोटिस कहते हैं। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में एग्जिस्टेंस, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे। भगवान कसम सच्ची बात है, सारे प्रपोजल्स मेरे घर पे रखे, आप आइए देख सकते हैं। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, वेयर इट इज एज इट इज। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। अब चौथे में थोड़ी मुस्काने मुझे दे दीजिएगा। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार
ट्रायल करने की परमिशन है? पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। फिर मेरी शादी लेटेस्ट फिर हो गई मेरी, तो मेरे बड़े साले साहब मुझे देखने आए लखनऊ में। मुझसे देख दाख के पहुंचे और मेरे ससुर साहब जो थे वो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, बहुत सज्जन, बहुत सीधे। तो मेरे साले साहब जाकर उनसे कह रहे हैं कि पापा लड़का तो अच्छा है, नौकरी भी यूनाइटेड नेशंस में करता है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, लेकिन कवि है। तो मेरे भोले भाले ससुर जी का जवाब और आपकी मेरे प्रति दया भाव की तालियां। बोले लड़का तो अच्छा है, नौकरी भी अच्छी करता है, लेकिन कवि है। तो मेरे भोले भाले ससुर साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन है आप? अब सुनिएगा, कविता है वो, तो प्रीएम्बल ऑफ द पोएट्री थी। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। हुजूर कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा शादी योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंहमांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर बार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य दे पाऊंगा। आप इशारा समझ जाएंगे मैं किस समस्या की तरफ बात कर रहा हूँ। 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। अगली पंक्ति अगर आप समझ जाएं तो तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब किसी न किसी वजह से मर जाएगी, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में ये जो मैं 2 पंक्तियां कहने जा रहा हूं, मैं इसमें आपका सपोर्ट चाहता हूं। अगर मेरी पंक्तियां सच्ची हो और यही हकीकत हो जमाने की, तो आप जरूर तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं, और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती है। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता, भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। एक और पुरजोर इस्तेमाल फरमाएं जनाब सर्वेश अस्थाना, हास्य दिन का एक बहुत ही बड़ा नाम